हाँ, आज हम इसको हिंदी में क्या कहते हैं? साक्ष। और इसको अब भारतीय, यहाँ ये लागू हो गया, इंडियन लागू का है। ये कितना टेक्निकल है, अभी हम आप कितना प्रबुद्ध नहीं हो गए हैं, इसमें किसी सेक्शन को चेंज कर दिया। जान लीजिए कि कहीं संशोधन हो, रेयर हो पा रहा है। इसीलिए भारतीय अधिनियम 1872 देश कब आजाद हुआ? 1900 क्या लिखा जा रहा है? 1872। जो इंग्लिश लोग थे, अंग्रेज लोग थे, तब से बनाए हैं और वही चीज लागू है। थोड़ा सा संशोधन किया जाता है लेकिन ज्यादा नहीं। और कभी कभी ऐसे संशोधन हो जाते हैं कि एक सेक्शन दूसरे सेक्शन को डैमेज करने लगता है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो कितना ये लोग प्रबुद्ध थे अंग्रेज लोग। आज हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं, काफी हद तक आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या सोच थी उनकी। ये जो बना के चले गए, इसको हम ये नहीं कि इसका चूल हम परिवर्तन कर देंगे, सिस्टम ये ऐसा हो गया क्योंकि हम गुलाम हुए। गुलाम होने के बाद हमारी सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई जो पहले थी। नई व्यवस्था में, अब नई व्यवस्था के मालिक वो थे, जो जैसी विधि उन्होंने बनाया वही विधि हमने लागू किया और उसी विधि का हम पालन कर रहे हैं। तो मास्टर कौन है? मास्टर वही लोग हैं उसके, अब तो उसके अनुयायी है। तो अनुयायी इतना विद्वान नहीं होता है जितना मास्टर विद्वान होता है। मास्टर मतलब उसको बनाने का। जी, आज पार्ट 1 में रिलीवेंसी ऑफ द फैक्ट, ठीक है ना? तथ्यों की सुसंगत, तथ्यों की सुसंगत। ये सेक्शन 1 से लेकर के 55 तक है। पार्ट ये है कि कोई तथ्य कब सुसंगत है, कब उसकी रिलेवेंसी क्या है। ये 1 से लेकर के 55 तक है। ये एविडेंस क्या है? एविडेंस एक प्रोसीजरल लॉ है। न्यायालय में किसी मामले का विचारण, चाहे वो सिविल हो और चाहे आपराधिक हो, ठीक, उन सब विचारण में जो पक्षकार मतलब एक पक्ष होता है, एक क्या होता है? विपक्ष।
विपक्ष क्या करता है, उसको इनकार करता है। क्या कहता है, इनके वो अधिकार नहीं नहीं मेरे हैं, वो कहता मेरे, वो कहता मेरे। जैसे यही चार्ट है, आप कहें मेरा, वो कहें मेरा, आ गया ना। अब इसको सिद्ध करने के लिए किसका है, इसको सिद्ध करने के लिए कोर्ट में कहती है अपना अपना साक्ष्य ले आओ। क्या लाओ, साक्ष्य लाओ, ये चौक किसका है। यहां भी बात विषय क्या बना, ये चाक किसका है। अब न्यायालय के समक्ष, न्यायालय के समक्ष जो कार्रवाइयां होती हैं, कौन सी कार्रवाई, न्यायिक कार्रवाई। और न्यायालय में जहां तक न्यायिक कार्रवाई होती है, क्या होती है, न्यायालय में जहां तक कौन सी कार्रवाई होती है, न्यायिक, अरे बताइए ना, न्यायिक कार्रवाई, जुडिशियल। न्यायालय में न्यायिक कार्रवाई के संदर्भ में जो भी साक्ष्य प्रस्तुत किए जाए, वो इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत ही होने चाहिए। इसीलिए इसको कोडिफाई किया गया है। ये नहीं है कि चाहे जो साक्ष्य लेके आप पहुंच जाइए और न्यायालय उसको स्क्रूटिनी करे, उसका करे। तो जो साक्ष्य इस प्रावधानों के तहत मान्य है, कोर्ट उन्हीं साक्ष्यों को स्वीकार करती है, उन्हीं साक्ष्यों को सुनती है, और जो और अन्य साक्ष्य आते हैं उनको बोगस के रूप में रिजेक्ट कर देती है। इसीलिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों को मॉडिफाई किया गया कि जिससे पक्षकार में उनकी अधिवक्ता भी शामिल है। पक्षकार मतलब पक्ष और विपक्ष, अधिवक्ता पक्ष की और विपक्ष की, और यह है क्या, न्यायालय। ठीक है। इन प्रावधानों के तहत जो साक्ष्य पेश किया जाए, उससे न्यायालय भी बाउंड रहता है, उसको न्यायालय भी इनकार नहीं कर सकता है, और ये पक्षकार और पक्षकार के अधिवक्ता को भी मानने के लिए बाध्य है। इसीलिए कोई डिस्प्यूट, कोई मामला आता है तो पक्षकार किस तरह का साक्ष्य जुटाएगा, ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के तहत ही पता लगेगा। अधिवक्ता महोदय इसी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सहारा लेकर उसके प्रावधानों के तहत जो साक्ष्य रहेगा, अपने पक्षकार के पक्ष में न्यायालय में उपस्थित करेंगे। ठीक। अब न्यायालय इसको देखेगा कि जो अधिवक्ता महोदय अपने पक्षकार की तरफ से साक्ष्य पेश कर रहे हैं, क्या इस भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के तहत मान्य है। कौन देगा हरी झंडी, ग्रीन सिग्नल कौन देगा। अरे रेलगाड़ी चलती है, ग्रीन सिग्नल बिना गाड़ी चलती है, नहीं चलती, चलती है। जब तक ग्रीन सिग्नल नहीं होगा तब तक गाड़ी स्टेशन नहीं छोड़ेगी, जान लीजिए। वही हाल इसमें भी है। जब तक कोर्ट ग्रीन सिग्नल नहीं देगा तब तक वो साक्ष्य स्वीकार नहीं होगा।
अब उससे न्यायालय भी बाउंड है। मान लीजिए न्यायालय इनकार कर रहा है, नहीं ये जो आप साक्ष्य दे रहे हैं इस साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के तहत मान्य नहीं है, जबकि न्यायालय हो सकता है तुम पूर्ण इंटरप्रिटेशन कर रही हो, तो अधिवक्ता महोदय क्या कर्तव्य है, क्या राइट है, वो बहस करेंगे कि सर जो हम साक्ष्य दे रहे हैं ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के तहत ग्राह्य है, सुसंगत है, उस पर क्या करेंगे, हाँ उस पर केस ला भी देंगे, केस ला भी देंगे, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का व्यू भी देंगे, वर्डिक्ट भी देंगे, सर ये देखिए इसका मामला है और इसमें कोर्ट ने इस साक्ष्य को सुसंगत माना है, माना है। न्यायालय भी इसको सोचने के लिए मजबूर होगी कि किसके तहत है, इस भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के तहत इसकी जितनी अच्छी जानकारी होगी उतने बेस्ट एविडेंस किसी केस में आप देंगे और बोल्डली देंगे, और अगर न्यायालय नहीं माना न्यायालय को भी बाउंड कर देंगे कि सर जो हम दे रहे हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के तहत मान्य है। इसकी अच्छी जितनी जानकारी होगी, लीगल प्रोफेशन इसी से निर्भर है, किस पे, पूरा, और सबसे मोस्ट टेक्निकल भी है ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम, मोस्ट टेक्निकल है, जितना पढ़िए उतने इसके अंदर गहराई चले जाएगी। जान लीजिए एक चीज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो इस चीज को आपने देखा ना, तो ये प्रावधान का एक बना दिया गया है कि जैसे कोई नदी का पानी है तो दो बॉर्डर बना दिए गए कि जो भी साक्ष्य आएंगे इन्हीं के मध्य ही चलेंगे, न इधर जाएंगे इधर। ये क्या है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान का बॉर्डर है, समझते हैं, कंसेप्ट क्लियर। कितना महत्वपूर्ण है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, कितना बहुत है ना। इसके महत्व को जान गए ना, अब इसके महत्व जानते हुए कुछ जानने लगे नहीं, आप इंटरेस्ट पैदा हुआ नहीं, जानने की उत्सुकता बढ़ी नहीं बढ़ी ना। ये नहीं है काम जो आप साक्ष्य पेश कर देंगे वो कोर्ट मान लेगा ना, इसको पढ़िए, इसके प्रावधान पढ़िए, प्रावधान के तहत ही साक्ष्य पेश करिए, बिना मतलब समय न व्यर्थ गंवाइए अपना भी और न्यायालय का भी। इसलिए इस साक्ष्य का आपको अध्ययन होना चाहिए, प्रावधानों का भी अध्ययन होना चाहिए, भी अध्ययन होना चाहिए। अब ये साक्ष्य अधिनियम कब नहीं लागू होंगे, मध्यस्थता की कार्रवाई मध्यस्थता कोई कोर्ट नहीं होती, जैसे गांव पंचायत में होती है वहां कोई ये लागू होगा नहीं होगा। अच्छे सम्मानित व्यक्तियों को बुला लिया गया, भैया देखिए ये मामला है और इस तरह की हमारे जो है कमर कर रहे हैं या इस तरह हमारे की बात है, आप जो कहें सुना, वहाँ नहीं होता। ऐसे इस चीज़ को भी न्यायालय के बाहर भी मध्यस्थता होता है, जैसे वैवाहिक जो स्थिति है, पत्नी आपस में कसर हो गई है तो उसमें एक मध्यस्थता को डिस्प्यूट कर दिया जाता है, भाई पत्नी जाओ, मान लीजिए एक है कि पति है पत्नी है, क्या मध्यस्थता का एक कमेटी रखा है, वो अपनी बात कहते हैं, वो अपनी बात कहते हैं, ठीक ना। तो न साक्ष्य
इसको, ठीक। लेकिन ये लोग जो है अवार्ड अधिनिर्णय देने के लिए राजी होते हैं। किसी चीज पर अगर दोनों कंसेंट है, सहमति है, बन जाती है, तो यही जो है मध्यस्थता वाली जो कमेटी होती है वो अधिनिर्णय पास कर देती है। इनकी बात सुना, इनकी बात सुना, दोनों बीच में जो सहमत हुई जिस पर, उससे जो है मामला बैठ गया। कुछ निर्देश उनके लिए, कुछ निर्देश उनके लिए, पति पत्नी का जो संबंध है वो बरकरार हो गया, एक संस्था चालू। यह है, यहाँ साज की नहीं लागू। इनका जो अधिनिर्णय है, अवार्ड है, इसमें ये ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता, इसमें साज अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं किया जाता, ये स्वीकार नहीं, यहाँ ये नहीं, क्योंकि ये न्यायालय है। अब ये क्या है, मजदा साक्ष्य समझ जो कार्रवाइयां होंगी उसमें ये साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं, इसको हमने बता ही दिया। अब बात आती है नेचुरल लॉ। नेचुरल जस्टिस तो हिंदी में है नैसर्गिक न्याय। नैसर्गिक न्याय ये कहीं लिखा पढ़ा नहीं है। नेचुरल जस्टिस, जब ये सारे अधिनियम नहीं थे, ठीक ना, कुछ नहीं था, तब भी ये नेचुरल जस्टिस, नैसर्गिक न्याय अस्तित्व में था, ये कहीं है नहीं, समझ रहे हैं। जैसे एक होती है विधि, विधि के तहत जो है उपचार है, उपचार है, ठीक, विधि के तहत उपचार है। अगर इस उपचार देने में कोई कमी रह गई तो उसकी पूर्ति इस नेचुरल जस्टिस के द्वारा होती है। कि कहीं नेचुरल नैसर्गिक न्याय का हनन तो नहीं हो रहा है। जैसे आपका इम्तिहान होता है, एनुअल इम्तिहान हुआ, आप सब्जेक्ट लिए 5, 2 में दिक्कत आ गई तो क्या आती है, सप्लीमेंट्री आती ना, बैक पेपर आता है ना, तो वो नैसर्गिक न्याय वही है, एक अवसर आपको और दिया जाता है, आइए अपने आप को आप सिद्ध कर लीजिए कि मैं लायक। तो ये नैसर्गिक न्याय वही है, नेचुरल जस्टिस ये कि अगर न्याय बनाने में उपबंधों को बनाने के बाद उसका एप्लीकेशन में कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो उसकी पूर्ति इस नेचुरल जस्टिस के तहत। अब धीरे धीरे जो जो सभ्य समाज आगे बढ़ रहा है, लोग विकसित हो रहे हैं, मानसिकताएं विकसित हो रही हैं, सोच विकसित हो रही है, तो इस चीज का अस्तित्व हर उपबंधों में लागू किया जाता है। ठीक,
पहले क्या होता था, राज्य की व्यवस्था होती थी, एक होता था राजा। क्या होता था? राजा। कोई व्यक्ति आया, मान लीजिए आए, उन्होंने कहा कि बी ने ये अपराध किया, बी को पकड़ के लाया गया राजा के सामने, ये साक्ष्य सब किए गए कि इन्होंने ये अपराध किया, ये इस तरह से अपराध किया, ये इसके साक्ष्य इनके खिलाफ, और ये जो है इनको दंड दिया जाए। तो राजा क्या करता था? इनकी तो सुनता ही नहीं था, अभियुक्त की नहीं सुनता था और दंड पारित कर देता था, दंड पारित कर देता था। किसके खिलाफ? नेचुरल जस्टिस के खिलाफ। इसलिए प्रत्येक पक्षकार को नंबर 1 नोट करते चलिए, प्रत्येक पक्षकार को अपना संपूर्ण साक्ष्य पेश करने के क्रम अवसर दिया जाना चाहिए। प्रत्येक पक्षकार, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष, एक जिसका वो बात अपनी साबित करने के लिए सहारा लेना चाहता है, सबको मिलना चाहिए। पहले क्या था? राजा जो कहे वही सही, राजा ने कह दिया, ये अपराध किया, दंडित हुआ। मुलजिम से नहीं पूछा जाता कि आपको भी कुछ कहना हो, भगवान कहो क्या बात। लेकिन अब ऐसा नहीं है, प्रत्येक पक्षकार को अपना संपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर मिलता है और जिसका वो सहारा लेता अपने मामले को सिद्ध करने के लिए। यह नेचुरल जस्टिस। दूसरा, कोई भी साक्ष्य प्रतिपक्षी के उपस्थित में ही लिया जाता है। ठीक है, कोई भी गवाही होगी तो उसका विपक्ष भी उपस्थित होना चाहिए। जो साक्ष्य आप पेश कर रहे हैं उसकी सूचना आप विपक्ष को भी देंगे। ऐसा नहीं है कोई साक्ष्य आप देंगे उसको सूचित भी नहीं करेंगे, और पहले ये चीज नहीं थी। यह है नेचुरल जस्टिस। और प्रत्येक पक्षकार को साक्ष्य की सत्यता को परखने के लिए क्रॉस एग्जामिनेशन करने का अवसर मिलता है। ये मान लिया विरोधक पक्षकार ये गवाह है, अब विरोधक पक्ष का गवाह है, गवाही देने आ गया कोर्ट में, गवाही दिया कि का ने खा की हत्या अमुक ढंग से, अमुक हथियार से, अमुक स्थान पर, अमुक आशय से किया। ये तो इसका मुख्य बयान हो गया चीफ। अब मुलजिम पक्ष को यह है कि उसका क्रॉस एग्जामिनेशन करने का अवसर मिलता है। इसको नेचुरल जस्टिस, इसके बिना कोई निर्णय नहीं होगा। इसको कहते हैं नेचुरल जस्टिस। आपकी भी बात सुनी जाए, उनकी भी बात सुनी जाए, आपको अवसर पूरा दिया जाए। और दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बता रहे हैं, दूसरी बात ये जान लीजिए, पहले यह था कि आप अपना बचाव करें या ना करें, पैसा हो या ना हो, आपको कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर आप गरीब हैं तो निःशुल्क जो है, निःशुल्क आपको
निःशुल्क कानूनी सहायता मिलेगी। आप प्रूव कर दीजिए कि हम अत्यंत गरीब हैं, हम अपना अधिवक्ता नियुक्त करके अपनी बात कोर्ट में नहीं रख सकते, तो कोर्ट का दायित्व है कि आपको निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराए, जिसके माध्यम से आप अपनी बात न्यायालय में रखें। तो जानते हैं क्या कहते हैं? न्याय मित्र। नोट कर लीजिए न्याय मित्र क्या होता है। ये निःशुल्क काम करते हैं, आपसे निःशुल्क काम करते हैं, शुल्क तो लेते ही तो वही अधिवक्ता कर सकता है, तो उसके ऊपर भाई है कि हम निःशुल्क काम करेंगे, बात अलग है। लेकिन ये निःशुल्क इनकी अपराधियों के लिए है, मुलजिम के लिए। इनका शुल्क कौन देता है? राज्य सरकार। राज्य सरकार इनका खर्चा देती है। या क्योंकि ये गरीब है, ठीक है, इन्होंने हमारे खिलाफ अपराध किया है, स्टेट, कोई क्रिमिनल मुकदमा कैसे होता है? स्टेट वर्सेस राज्य सरकार बनाम जो मुलजिम रहते हैं। क्रिमिनल केस कैसे चलता है? राज्य, उत्तर प्रदेश या जो भी हो वर्सेस ये ऐसे क्रिमिनल केस चलते हैं। बादी कौन है इसमें? राज्य सरकार। ये भी एक नेचुरल जस्टिस के ही तहत है। जबकि मुकदमा किसका रहता है? पब्लिक का रहता है, राज्य सरकार का नहीं रहता है। लेकिन राज्य सरकार उसको स्वयं लेती है कि बादी जो है पीड़ित है, इसका मुकदमा मैं लड़ूंगी, मैं लड़ूंगा। राज्य सरकार लड़ती है, पूरा सिस्टम इनके पास है। सरकारी अधिवक्ता होते हैं, गवर्नमेंट काउंसिल होते हैं, उस सरकार का पक्ष रखते हैं। उनका खर्चा कौन देता है? राज्य सरकार। अपराध किसके खिलाफ हुआ? एक के खिलाफ, ठीक, एक के खिलाफ अपराध हुआ, लेकिन एक की तरफ से पहले कौन कर रहा है? राज्य सरकार कर रही है। ये क्या है? ये भी नेचुरल जस्टिस ही है। पीड़ित पक्ष के पक्ष में हम हैं, ये है। ये न्यायमित्र की सहायता से जो है निःशुल्क जो है कानूनी सहायता भी मिलती है। कदम बढ़ा।